एक दिन आप अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में आपकी एनुअल परफॉर्मेंस मीटिंग से पहले इस वर्ष में आपके द्वारा की गए सभी कड़ी मेहनत के बारे में सोच रहे होते हैं। पुरानी प्रोजेक्ट्स जिन्हें आपने उत्कृष्ट रिजल्ट्स के साथ पूरा किया, नए प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू किए हैं, अपने जूनियर्स को गाइड किया, रिसर्च पेपर और अन्य प्रोडक्टिव काम किए। आप इस वर्ष एक अच्छी सैलरी रेज की अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि आपको एवरेज रिव्यू के साथ 2% रेज ही मिलती है। ये निराशाजनक है। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आप अपने मैनेजर के साथ इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं और एक अच्छी वृद्धि प्राप्त करने के लिए बातचीत कैसे कर सकते हैं, जो हमें हमारे आज के विषय पर ले जाती है। अपनी सैलरी रेस को कैसे निगोशिएट करें। आपकी पहली रिएक्शन आपके मैनेजर के कैबिन में जाकर एक मजबूत बयान देकर अपनी सैलरी को इंक्रीज करने की होगी। लेकिन ये एक बुरा विचार है। आपको एक योजना बनाने और उचित कदम लेने की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो कंपनी का इंक्रीमेंट बजट पता लगाने का प्रयास करें। आपको 2% सैलरी रेज मिलती है, उससे पहले ही कंपनी ने अपना इंक्रीमेंट का बजट बना लिया था और इसे अपने बिजनेस डिपार्टमेंट्स में बांट दिया था। इन डिपार्टमेंट्स ने फिर मैनेजर्स के बीच इस बजट को विभाजित किया। ये भी हो सकता है कि आपके मैनेजर ने पूरी कोशिश की लेकिन आपको केवल 2% का इंक्रीमेंट दे पाया। यदि आप दोनों इसे बदलना चाहते हैं तो बहुत से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और ऐसा होना वास्तव में मुश्किल है। अपनी पोजीशन के लिए अपना होमवर्क और सैलरी रेंज का अभ्यास करें। भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्रीमेंट बजट का प्रबंधन पहले ही फिक्स किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सैलरी रेज नहीं मांगनी चाहिए जिसके आप हकदार हैं। ये जानने के लिए कि आप कितने सैलरी इंक्रीमेंट मांग सकते हैं, आपको अपनी जॉब पोजीशन के लिए सैलरी रेंज का अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये वेबसाइट्स की मदद से या फिर अन्य कंपनीज में काम करने वाले अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके किया जा सकता है। इस वर्ष आपने अपने कंपनी के लिए कौन कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स की है उसकी लिस्ट बनाइए। आप स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे अधिक सैलरी चाहिए क्योंकि मैनेजर की सामान्य प्रतिक्रिया होगी, हमारे पास बजट नहीं है। अपने मैनेजर को आपके पॉजिटिव परफॉर्मेंस के रिव्यूज दे। आपके अवार्ड्स के बारे में बताएं, मैनेजमेंट और क्लाइंट्स से मिले पॉजिटिव फीडबैक बताएं, या आपके द्वारा लिए गए अतिरिक्त प्रयासों और आपके सबऑर्डिनेट्स या कॉलीग्स को की गई मदद दिखाए। ये आपके मैनेजर को आपके द्वारा किए गए काम पर ध्यान देने में मदद करेगा। इसके अलावा अपने मैनेजर से मीटिंग करने से पहले इस शोध कार्य को करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैनेजर व्यस्त लोग होते हैं और अगर वे सोचते हैं कि आपकी मदद करने के लिए जितना अधिक प्रयास उन्हें करना होगा, उतनी ही कम वे आपकी मदद करेंगे। एक टारगेट सैलरी सोच कर रखें। एक बार जब आप सभी शोध कर लेते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने मैनेजर से मीटिंग करने से पहले एक टारगेट सैलरी फिक्स करें। एक फिक्स नंबर देने के बजाय आप एक रेंज दे सकते हैं। आप सैलरी रेंज के हाई एंड के लिए पूछ सकते हैं अगर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट के लिए ना पूछें। आपकी सैलरी रेंज के हाई एंड के लिए पूछना उचित है क्योंकि असंभावना होगी कि आपका मैनेजर आपको इससे कम सैलरी रेज देगा। अपने मैनेजर के साथ एक मीटिंग फिक्स करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके साथ काम करना शुरू करें। देखें कि आपके मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग ऐसे समय में नहीं है जब वह काम में बहुत बिजी है या ऑफिस में उसका दिन खराब चल रहा है। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ले ऑफ्स कर रही है तो कोई मीटिंग फिक्स ना करें। देखें और तय करें कि बराबर समय क्या होगा। मीटिंग से पहले आप बेहतर स्पष्टता के लिए अपने दोस्तों या कॉलीग्स के साथ क्या कहना और कैसे कहना है, इस पर एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि वे आपसे ऐसे सवाल करें जो आपका मैनेजर आपसे पूछ सकता है। अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करें और अपने आर्ग्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखें। आप मीटिंग में नोट्स ला सकते हैं लेकिन इसे प्रेजेंटेशन के बजाय डिस्कशन के रूप में रखने की कोशिश करें। आप समझा सकते हैं कि आप और आपके नॉलेज और स्किल्स भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे सही होंगे। एक बार जब आपका मैनेजर इस मामले को गंभीरता से देखने के लिए सहमत हो जाता है,
तो आपको और आपके मैनेजर को इस बारे में एक समय रेखा पर निर्णय लेना होगा कि ये कब किया जाएगा। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने मैनेजर को नियमित अंतराल पर उसके साथ जांच करके इस बारे में याद दिलाते रहें। इन मीटिंग्स में और अपने मैनेजर के साथ फॉलो अप करते हुए कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अपने वर्तमान सैलरी को एक समस्या के रूप में पेश ना करें और ये ना कहे कि आप इस बजट में अपने परिवार को चलाने में सक्षम नहीं हैं। ये आपकी ओर से एक एम्प्लॉई के रूप में नेगेटिव थिंकिंग है। अपने सहयोगी के सैलरी के साथ अपने सैलरी की तुलना ना करें। या कई कंपनीज में अलाउ नहीं है और आपको परेशानी में भी डाल सकता है। जब आप एक सैलरी रेस के लिए पूछते हैं तो यह आपके स्वयं के प्रदर्शन और आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपकी सेवा के बारे में है। अपनी उपलब्धियों या काम के बारे में डिंग मारकर अपने मैनेजर को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो सकते हैं और यह आपके मैनेजर या आपको या दोनों को खराब स्थिति में डाल सकता है। अल्टीमेटम या धमकी ना दे। आप एक सैलरी रेस के लायक हैं, लेकिन बातचीत के माध्यम आपके लिए सबसे अच्छा संभव समाधान है। हाँ या नहीं का जवाब कैसे दे। यदि आप अपने कार्ड सही से खेलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी रेस देने का निर्णय लेती है, तो आप अपने अपेक्षित रेस से अधिक का आंकड़ा दे सकते हैं। एक उच्च संभावना यह है कि आपके द्वारा मांगी गई रेस की तुलना में आपको थोड़ा कम दिया जाएगा। अपने मैनेजर के साथ एक टाइमलाइन डिसाइड कर ले कि ये कब होगा। यदि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आपको अपनी अपेक्षित बढ़त देने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अपने समय और प्रयासों के लिए शामिल सभी लोगों को धन्यवाद दें। सैलरी रेज मांगने के लिए किसी से भी माफी ना मांगे, क्योंकि आपने किसी का समय बर्बाद नहीं किया है या कोई बाउंड्री पार नहीं की है। यदि ऑर्गेनाइजेशन आपके योगदान को स्वीकार करता है और ज्यादा हॉलिडेज या ज्यादा भत्तों जैसे कुछ वैकल्पिक लाभों की पेशकश करने के लिए तैयार है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको अपनी सैलरी रेस के लिए बातचीत करनी पड़ी? हमारे दर्शकों को नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपने अनुभव के बारे में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बातों बातों में को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।